तो आज से फिर से मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशन। तो आओ देखते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन में क्या क्या पढ़ना है। बड़ा ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्लास होगा तुम लोगों के लिए। तुम्हें थोड़ा सा ही पढ़ना है लेकिन इसको बहुत ध्यान से देना। देखो, यूनिवर्स में जितना भी हेवनली बॉडी है उसको हेवनली बॉडी कहते हैं। जैसे हो गया अपना धरती हो गई अर्थ, चांद, सूरज, सितारे, जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सभी हेवनली बॉडी कहलाते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं तो सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस, जो भी है ये सारे। तो हेवनली बॉडी क्या होता है, एक यूनिवर्सल लॉ है। हर एक हेवनली बॉडी एक दूसरे को एक फोर्स से खींचती है। जितना है ये क्या करेगी, इसको खींचेगी अपनी ओर। ये हेवनली बॉडी B1 और ये हो गया B2। B1 क्या कर रही है, B2 को अपनी ओर खींच रही एक फोर्स से। सेम B2 भी क्या कर रही है, B1 को एक फोर्स से खींच रही है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स है, एक्टिंग फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों के बीच जो बल लगेगा, जो फोर्स काम करेगा, उसको ग्रेविटेशनल कहेंगे। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये अर्थ हो गई, अर्थ और ये मून। इन दोनों के बीच भी सेम फोर्स काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसको खींचेगी, ये इसको खींचेगी। तो दोनों के क्या होता है, यूनिवर्स में जितना भी है हेवनली बॉडी, यहाँ तक एक छोटा सा भी पार्टिकल है उसमें भी एक प्रॉपर्टी होता है एक दूसरे को। यानी कोई भी बॉडी जिसमें मास हो तो वो क्या करेगा, उसमें एक प्रॉपर्टी होता है दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचने का। और यह जो जिस फोर्स से खींचती है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। तो हेवनली बॉडी के बीच क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अभी देखो इसको हम ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं क्या, अर्थ को ले लिए, और ये क्या है, मून। तो दोनों के बीच फोर्स काम करेगा, ठीक है, दोनों के बीच फोर्स काम करेगा। इस फोर्स का नाम ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दिस टू बॉडीज। तो ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू हेवनली बॉडी इज नोन एज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डिफिनीशन लिख लो, ग्रेविटेशनल फोर्स पर हेडिंग दे देना इस तरह से। बस केवल इसी में थोड़ा सा है, GRAVITATIONAL, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिगर नीचे बना देना दोनों के बीच इस तरह से, ये इसको खींचेगा और एक इसको इस तरह से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू heavenly bodies is called gravitational force। अब जैसे अब ये डिफिनीशन लिखने के बाद फिगर बना लेना इस तरह से। ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, दोनों के बीच फोर्स काम करेगा तो हो गया
ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और अब देखो इतना देख लिया। अब ये अर्थ हमारी है ना। अब अर्थ और इसके सतह पर, यानी अर्थ के सरफेस पर भी जितने भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करेगी, अपने खींचेगी सेंटर की ओर, फोर्स लगाएगी। तो क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑन ए बॉडी ऑन इट्स सरफेस। धरती पर के सामने इस अर्थ के सरफेस पर जितनी भी ऑब्जेक्ट है, सभी ऑब्जेक्ट को अर्थ खींचती है, फोर्स से खींचती है, जिसको ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। जैसे अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है धरती पर, जैसे मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को जब हम छोड़ते हैं तो ये नीचे आकर चली गई, नीचे चला गया मार्कर। तो क्यों हो गया, अर्थ उसको अपने केंद्र की ओर खींच ली, अपने सेंटर की ओर खींच ली, एक फोर्स जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल कहा जाता है। तो ये अर्थ का क्या प्रॉपर्टी है कि हर एक ऑब्जेक्ट को अपने ओर खींच लेती है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल कहो चाहे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहो। वहाँ पर क्या देखा था, दो हेवनली बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, लेकिन धरती और धरती के सतह पर के जितने भी ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट के बीच भी फोर्स काम करेगा। अर्थ उसको अपनी, चूँकि इसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि हाँ तो बच गया अर्थ का पुल। तो अर्थ का पुल ही क्या कहलाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, जिस बल से ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। तो इसको कैसे डिवाइड, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लिखो इसको, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखो हर एक चीज़ को क्लियरली समझ लो, जो तुम्हारे ज़रूरत की चीज़ है मैं उतना ही बताता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताता हूँ, न तो मुझे पता है उसके ज़्यादा, मुझे उतनी ही जानकारी है जिन्हें तुम्हें ज़रूरत है, बस इतना मान के चलो, ठीक। तो एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, ये अर्थ हो गई। अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को खींचेगी जिस फोर्स से, जिस बल से आप पुल कहो, खींचना। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज force of gravity. The force with which the earth attracts object is known as gravitational pull or force of gravity. ठीक है, फिगर जरूर बना लेना ताकि ये समझ में, कम से कम माइंड में तो आएगा ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, दो हेवनली बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएगा। लेकिन धरती पर कोई ऑब्जेक्ट हो और धरती के यानी अर्थ के बीच जो अर्थ उसको खींचेगी, उसको फोर्स को ही हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो चलो डेफिनेशन इसका लिखते हैं, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द earth is called force of gravity, force of gravity। तो मैं समझता हूँ कि एक क्लियर समझ गए होगी कि क्या है। देखो अर्थ और मून या जुपिटर सैटर्न किसी के बीच ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। अर्थ और अर्थ पर स्थित ऑब्जेक्ट के बीच का जो क्या होगा, वह ग्रेविटेशनल पुल होगा अर्थ का। ये अर्थ हो गई, और अर्थ पर स्थित किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपने केंद्र की ओर खींचेगी तब उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल कहेंगे। इसलिए दोनों में अंतर समझ लेना यहाँ पर। तो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
ये इसको यानी ऐसे भी कह सकते हो कि द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स बॉडी ऑन बॉडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सर्स पर जितनी भी है स्थित वो सभी को अपनी ओर खींचती है, चाहे वो पेड़ पौधा पहाड़ कुछ भी हो। ठीक, तो बस यही लिखना है इसमें। अच्छा, और अब उसके बाद क्या पढ़ना है तुम्हें? अब देखो क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, मैं उतना ही नोट कर लेता हूँ तुमको, ताकि मुझे समझाने में इजी हो और तुम्हें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो। तो ये दो चीज़ देखा। अब देखो, अभी हम देखे थे क्या कि जैसे अभी पढ़ा था क्या, कार, एक कार खड़ी है और चलना शुरू होती है, कर देती है ना। एक कार खड़ी है और चलना शुरू कर देती है, तो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ कि नहीं, यू से वी। या कहो गाड़ी चल रही है और वो रुक जाती है, गाड़ी चलती हुई क्या होती है, रुक जाती थी, इसका वेलोसिटी 0 हो गया। तो चेंज यहाँ पर भी हुआ। तो चेंज जहाँ कहीं भी वेलोसिटी में होता है वहाँ पर एक्सेलरेशन होता है, चेंज जहाँ कहीं भी हो। अब देखो ये धरती हो गई, ठीक। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देते हैं तो ये क्या नीचे फॉल करने लग जाती है, फॉल करती है और ये यहाँ पर आकर के अर्थ से टकरा जाती है और ये रुक जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज हो रहा हर एक जगह। यहाँ से गिरी फिर यहाँ आया, ऐसे आया, तो क्या होगा, हर एक जगह उसका क्या होता है, चेंज होता है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है ना, जिसके कारण उस पर क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, धरती उसको खींच रही है, अर्थ खींच रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, और उसको ग्रेविटी कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कैसे उत्पन्न हुआ, ग्रेविटी के कारण हुआ, इसलिए इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। The acceleration produced by the force of gravity of the earth is known as acceleration due to gravity। a definition लिख लो, acceleration due to gravity। क्या बताया कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, गिर रहा है, फ्री फॉल में गिर रही है, फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी कहो इसको, मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण मोशन उत्पन्न हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, देखो जी ये सिंपल डिफिनीशन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक्सेलरेशन produced by the force of gravity is called acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसका होता है, अर्थ का होता है। तो अर्थ के कारण ही कहो उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, तो क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अब इसके बारे में जान लो। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी, it is denoted by a small g and
and it is a vector quantity। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर है, डाउनवर्ड है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, its value is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखो इसमें दो चीज़ हो गया, इट इज़ डिनोटेड बाय जी एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यही एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। हमेशा ये जैसे देखो अब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है, फ्री फॉल में गिर रही, जिसे हम छोड़ देते हैं तो वो नीचे हो गया। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर भी फेंकेंगे तो फिर भी इस पर जो फोर्स एक तो लगेगा ही, नीचे की ओर ही लगेगा, है ना। तो इसका हमेशा डाउनवर्ड है, इसका डायरेक्शन रहेगा। इट्स हाँ, अब देखो इसका वैल्यू कहाँ कहाँ निर्भर करता है, इस जी का वैल्यू ऑफ जी। देखो इसमें दो तीन पॉइंट है जो ध्यान रखना। इस जी का वैल्यू क्या होता है, किसी खास जगह के लिए वो हमेशा फिक्स्ड होता है 9.8, जैसे यहाँ पर है, नॉर्मली हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन इसका वैल्यू जो तुम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ये जो जी का वैल्यू क्या होता है, पूरे अर्थ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो ये चेंज होता है, वेरी होता है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना कि कैसे मैं कैसे बता रहा हूँ। जैसे देखो ये अर्थ है, ठीक, फिगर साथ साथ बनाते लो जाओ, गोल नहीं हो नो प्रॉब्लम। देखो धरती ऐसे घूम रही है, ठीक, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ पोल। अब देखो तुम जानते हो क्या कि अर्थ का जो एक्सिस है वह 23.5 डिग्री झुका हुआ है ना, ये हॉरिजॉन्टल से 23.5 डिग्री। तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से बनाया हूँ। अच्छा, अब इसका क्या होगा, ये इक्वेटर ऐसे होगा, इक्वेटर ये 0 डिग्री कहलाता है ये, और यहाँ पर ये कहलाता है 90 डिग्री, ये कि ना कहलाता है 90 डिग्री। ये सब ज्योग्राफी में पढ़े हो गए। इक्वेटर को 0 डिग्री और नॉर्थ पोल को 90 डिग्री और साउथ पोल को भी 90 डिग्री कहलाता है। ये पॉइंट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसको लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश करता है, इक्वेटर को 0 डिग्री है। अगर देखो ध्यान देना, अगर तुम इक्वेटर से नॉर्थ की ओर बढ़ोगे, इधर इस 0 डिग्री से नॉर्थ की ओर बढ़ोगे तो जी का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से इंक्रीज कहाँ, इक्वेटर से ऊपर, और नीचे भी क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। इक्वेटर से जब पोल की ओर शिफ्ट करोगे, चलोगे, तो इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम होता है। इक्वेटर पर क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल। तो दोनों नॉर्थ पोल और साउथ दोनों पोल पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस एक पॉइंट नोट कर लो, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स, दोनों पोल्स के ऊपर।
तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो बीच में नेचुरली सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो पॉइंट नोट कर लेना, पहला नोट कर लो, वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। 2 पोल है इसलिए पोल्स लिखना। ठीक है, मिनिमम हो गया इक्वेटर पर और मैक्सिमम हो गया पोल पर हो गया। ये पहला पॉइंट हो गया। फिगर बनाओ और लिख लो, वैल्यू ऑफ जी किसके ऊपर डिपेंड्स करता है, पोजीशन, अर्थ के पोजीशन पर। अब जैसे देखो, मान लो अब पटना में कोई आदमी है, ठीक, तो पटना में वहाँ पर जो जी का वैल्यू होगा और उसे हम चले जाते हैं कहाँ, चले जाएंगे नॉर्थ की ओर, मान लो कहाँ, पटना से हम चले गए रसा मान लो, तो इससे नॉर्थ है, तो इसका मतलब क्या होगा, पटना में जो जी का वैल्यू होगा वह रसिया से कम होगा। क्यों? क्योंकि पटना जो क्या है इक्वेटर से, और ये क्या, अगर मान लो यहाँ पर पटना है तो रसिया ऊपर है, तो इसका क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब यही हो गया। चलो पॉइंट नंबर 2 को समझो। अब हम अर्थ को बड़ा बनाते हैं इस तरह से, ये अर्थ हो गई। ठीक है, अब जी का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, सरफेस ऑन द अर्थ, अर्थ के सरफेस ऑफ द अर्थ यहाँ पर है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। और अगर तुम ऊंचाई पर जाओगे तो कम होगा, डिक्रीज, और अगर धरती के अंदर जाओगे तो पर भी डिक्रीज होगा। तो जी का वैल्यू क्या, सतह पर सबसे ज़्यादा हुआ। इसको कहाँ, एट सी लेवल माना जाता है, सी लेवल पर मानते हैं क्या कि वह मैक्सिमम होता, बाकी सी लेवल से ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, तो सी लेवल नहीं, सीधे हम इसको कहते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू तो क्या लिखोगे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस एंड डिक्रीजेस ऑन आइदर हायर, हाई बोलता हो, और चाहे डेप्थ के, इसको डेप्थ बोलते हैं। धरती के अंदर हम जाएंगे तो डेप्थ हो गया ना, और धरती से ऊपर हो गया हायर। तो जब भी हम ऊपर की ओर जाएंगे तो डिक्रीज करेगा, धरती के नीचे अंदर जाएंगे तो ऊपर भी डिक्रीज करेगा। तो यह क्या हो गया, मैक्सिमम होता सतह पर। तो यही सीधे लिखना कि वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट अर्थ सरफेस एंड डिक्रीजेस while rising high और going down the earth। ये चलो अब और क्या है, क्योंकि आज ज़्यादा है देखना, इसलिए मैं नोट किया कि उतना ही हम बताएंगे। चलो अब हम इतना जान गए, तो अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो ग्रेविटी के अंदर, इसके पहले मैं बताया था क्या, साइन कन्वेंशन, उस साइन कन्वेंशन से भी हिसाब बनेगा और इससे भी। लेकिन अब देखो एक चीज़ समझ लो, ये अर्थ सरफेस है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगी तो अंडर ग्रेविटी हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर इसका मोशन, तो जी का वैल्यू प्लस होगा,
जी का क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को धरती से हम जब ऊपर की ओर देंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस यही, ऊपर से गिरेगा तो पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जाएगा तो नेगेटिव। बस यही ए माइंड में रखना। बस ए फिगर बनाओ और इसको लिखो। ये अर्थ सरफेस हो गया। अर्थ जब ऊपर से कोई फ्री फॉल होगा तो उसके जी का वैल्यू पॉजिटिव। जब हम नीचे से वर्टिकली ऊपर की ओर पहुँचेंगे, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे। ये ध्यान रखना। अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इस फिगर को बना लिया तो मैं मिटाता हूँ। अब देखो, अब समझो। यहाँ से मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करा रहे हैं ग्रेविटी के अंदर। यहाँ चूँकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्थिर है और इसको हम छोड़ते हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी बराबर 0। ये गिरना शुरू करती है ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ पर अर्थ है। अर्थ फिगर बनाओ, अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, अर्थ। अगर ये अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगी, अर्थ से टच होने के पहले, बिफोर द स्ट्राइकिंग ऑन द ग्राउंड, उसका स्पीड होगा कि नहीं, तो इसको फाइनल वेलोसिटी हम बोलेंगे, है ना। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बराबर v, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब देखो, यहाँ से यहाँ पर आने में टाइम लगेगा, है ना। यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, और ये जानते हो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है तो इस सतह से इसकी ऊंचाई भी तो होगी ना, ये h मान लो। ऊंचाई क्या है इसकी, हाइट क्या है, h है। टाइम ऑफ यहाँ से यहाँ तक ग्राउंड पर टच होने में जो टाइम लगा वो सेकंड मान लो, t सेकंड, t सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हर एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ केवल ध्यान रखना। यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉल कर रही है तो उसका क्या होगा, स्पीड, अब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन होगा। तो किसके कारण, ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर जी। ये क्या है, नीचे को रे है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, प्लस जी। इतना चीज़ अगर समझ गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आओ बना लो 1 मिनट। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्थिर है और उसको गिराते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0। इसकी हाइट h है। टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t सेकंड लगा, टाइम, दिस इज टाइम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेलोसिटी चेंज हो रहा था, एक्सेलरेशन है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, टच हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना वेलोसिटी, इसीलिए बोलते हैं बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, हम लेते हैं हमेशा, ऑलवेज। अब चलो, अब फर्स्ट इक्वेशन हम देखें, इधर मिटा देता हूँ यहाँ से, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नोट कर लिए होगे समझाने के लिए। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो v क्या है, वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, तो वेलोसिटी तो v ही है यहाँ पर, v। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है तो 0। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है ना, तो g लिखोगे। t है तो t लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर v इज इक्वल टू g इंटू टी। ये हो गया इक्वेशन अंडर ग्रेविटी।
जब आप फ्री फॉल भी कहीं फ्री फॉल इसको लिख लो, फ्री फॉल। तो यहाँ पर देखो, पहले नोट करो तो समझाते हैं। इसी से सारा चीज निकलेगा। देखो v इज इक्वल टू जी टी, इसमें क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टाइम। तो तुम ये जानते हो कि g का वैल्यू तो हमेशा फिक्स्ड रहता है किसी खास जगह के लिए। वैल्यू ऑफ g इज फिक्स्ड फॉर अ पार्टिकुलर प्लेस। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो टाइम के ऊपर निर्भर करता है। अगर टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो एक समान अनुपात में हो गया कि नहीं। तो इसी को हम मैथमेटिकल में लिखते हैं v प्रोपोर्शनल t। ये यानी वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उसका स्पीड बढ़ते जाएगा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, इस तरह से क्या होगा, स्पीड बढ़ते जाएगा। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिंस, इधर लिखना, सिंस g इज कांस्टेंट किसी फॉर ए पार्टिकुलर प्लेस। तो सीधे यहाँ पर पार्टिकुलर प्लेस सीधे लिखो, डाउट ना होना चाहिए। चूँकि g क्या है, कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब v और t डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अगर t बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, t घटेगा तो t भी घटेगा, v भी घटेगा। तो इसको सीधे लिखो कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये लिखो, इसके नीचे ही लिखो। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। तुम यहीं लिखना, जस्ट इसी को मैथमेटिकली, वेलोसिटी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी इज डायरेक्टली proportional टू द टाइम। बस ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन जानते, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, h, तो s के जगह हम h रख देते हैं। u क्या है, 0 है, तो u इंटू 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो सीधे हम 0 लिखते हैं। 0 इंटू टी लिख दो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, g है, टाइम t तो सेम रखे हैं। अब लिखो क्या होगा, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा एक दूसरा इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर भी हाफ का वैल्यू चेंज नहीं होगा, g का वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब हाइट किसके प्रोपोर्शन में चलेगा, टाइम के स्क्वायर का। हाइट किसके, टाइम और स्क्वायर के। जैसे देखो अगर यहाँ से हम फॉल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा डाउनवर्ड और जितना वो डिस्प्लेसमेंट को हो, वो टाइम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये क्या बताता है, ये इम्प्लाइज बताता है h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ये तो यहाँ पर लिखो सिंस 1/2 एंड g आर कांस्टेंट, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए h का जो वैल्यू होगा वो अगर टी स्क्वायर का वैल्यू बढ़ेगा वैसा ही h का भी वैल्यू बढ़ेगा, दोनों सेम है। तब
हाइट ये जो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा ना, तो क्या होगा टाइम के, तो इसको रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं, केवल इतना रखना, माइंड में रहेगा। थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इजक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही है ना। v स्क्वायर, यहाँ तो v ही है तो v स्क्वायर रह जाएगा। u क्या है, 0 है तो 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू a क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो g हो जाएगा। s क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, हाइट है तो h हो जाएगा, है ना। Therefore v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये हो गया। ये भी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने में ये आएगा कम। तो इस तरह से क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में गिरता है, चाहे उसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो, तो हमारा इक्वेशन क्या क्या होता है वो, ठीक है। अब इसमें एक देख लो क्या चीज़ है। अगर तुम्हें कहा जाए कि यहाँ पर एच, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट गिरना शुरू करती है, ऐसे ऐसे आएगी, और ये यानी अर्थ से टकराए, स्ट्राइक करने के पहले उसका स्पीड क्या होगा, ये चीज निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हाइट h हो गया, एक्सेलरेशन g पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम निकाल सकते हैं। तीसरी को करते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जिसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होगा, √2gh, यही ना, इसी से निकल गया ना, स्क्वायर है तो ये क्या होगा। हालांकि ये क्या होगा, प्लस माइनस देना चाहिए, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हम सीधे ये लिखते हैं, तो ये हो जाता है क्या, वेलोसिटी, लिख लो इसको, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ये अब एक चीज़ इसमें और बच गया क्या, कि देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये गिरना शुरू करती है ऐसे ऐसे, तो इस सतह पर यानी ग्राउंड पर आने में जो टाइम लगता है उसी को कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो हेडिंग दे देना, DESCENT, टाइम ऑफ डिसेंट। क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड is called time of descent. Time taken by the body to reach the ground is called time of descent. लिखो इसको, time taken by the body to reach the ground is called time of descent. ये क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। अब देखो, अभी देखा था ना फॉर्मूला, अभी
एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें टाइम है, हाइट ये है, तो इसका मतलब टाइम यहाँ से यहाँ तक इससे हमको पता चल जाएगा। तो क्या टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो एन ऊपर चल जाएगा तो 2h, जी है तो ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा जी। देयरफॉर टी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ओवर 2h इंटू जी हो जाएगा, है ना, टाइम का निकालने के लिए। एक और फॉर्मूला भी देखा था क्या, v स्क्वायर बराबर 2gh, है ना ये। अब देखो इससे h का वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा, h इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2gh। अब इसका वैल्यू इसमें रख दो, पुट कर दो, यहाँ पर h का है। देयरफॉर इसके आगे लिखना, देयरफॉर t इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू इसका वैल्यू रख देंगे v स्क्वायर बाई 2g, और इधर क्या था g, ये है ना, और t इज इक्वल टू देखो 2 से 2 कट जाएगा, और क्या होगा v स्क्वायर बटे g इंटू जी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा v बाई जी। इसलिए t इज इक्वल टू क्या हो गया, v बाई जी। ये क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट। इसको हम क्या करते हैं, लिखने का तरीका क्या है, t के नीचे छोटा सा d लिख देते हैं ताकि पता चले यह टाइम ऑफ डिसेंट है। ठीक है, यह नोटेशन है, t इंटू डी नहीं मत समझना, जस्ट ए नोटेशन है कि t के नीचे साथ छोटा सा स्मॉल d लिख देते हैं ताकि टाइम ऑफ डिसेंट बताया। तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या हुआ, वेलोसिटी बाई जी। अगर दिया हुआ है तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका वेलोसिटी निकाल लेंगे या फिर जी से डिवाइड करेंगे तो टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा टाइम ऑफ डिसेंट का ये फॉर्मूला हो गया, एक टाइम ऑफ डिसेंट। तो पहले ए लिखो, फिर यहाँ पर लिखना अगेन वी स्क्वायर इतना, ये सब दिया हुआ है, अभी तो बताया हूँ। तो क्या करेंगे, इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, फॉर्मूला आ गया टी इंटू डी। देखो इसको एक दो बार तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा, जब तक एक दो बार देखोगे नहीं समझोगे। ऐसा ही नहीं, नॉर्मल पढ़ाई नहीं, कंपटीशन का पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल तुम्हारा जब इसकी तैयारी करोगे तो बोर्ड में तुम ऐसे ही लिखोगे, फिर तुम्हारे लिए बोर्ड कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलो लिखो। मैं इसमें इंक कम हो गया, मैं इंक डाल देता हूँ। आ रहा है, देख लो, चेक कर लो, देखो लाइव है ना। अब लिखो, चलो तब तक इसका इंक डाला, इसमें काम नहीं करा, थोड़ा 2 मिनट रुक जाते हैं। चलो तब तक मैं ग्रीन से लिख लेता हूँ। मोशन ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी।
इसका मतलब क्या हुआ, देखो, मोशन ऑफ अ बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी उसमें ऊपर फ्री फॉल हुआ, अंडर ग्रेविटी, ये अगेंस्ट ग्रेविटी है ना, यानी वर्टिकली थ्रो किया जाएगा। तो देखो, ये मान लो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम फेंकते हैं ऊपर की ओर। जब हम इसको फेंक रहे हैं ऊपर की ओर तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी u होगा, पर इनिशियल वेलोसिटी बराबर u होगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, कहाँ तक जाएगी, हमेशा के लिए तो नहीं ऊपर चला जाएगी, नहीं, वो कुछ हाइट जा करके बाद रुकेगी और फिर वापस आ जाएगी। तो मान लो यह मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचती है, तब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाएगा, रुक जाएगी ना, तब फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी बराबर 0। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ पर उसको जाने में क्या लगेगा, ऊपर से जाने में टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ से ऊपर जाने में तो टाइम ऑफ असेंट इसको बोलो, टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने में t, ठीक है। और ये हाइट भी होगा, जब नीचे से हम फेंकेंगे तो कुछ हाइट जाएगी और रुक जाएगी, तो ये h हाइट हो गया यहाँ से इसकी हाइट h होगी। अच्छा, अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है और इसके पहले नीचे जा रही थी, तो नीचे वाले को प्लस, ऊपर वाले को माइनस, है ना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, -g। तो अब देखो ये क्या समझे, एक बार और समझ लो। ये अर्थ से ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आफ्टर सम टाइम दिस बॉडी विल स्टॉप वेयर इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, टाइम ऑफ असेंट फ्रॉम ऑफ द बॉडी इज t, हाइट गेन्ड, कितना हाइट वो गेन करेगा वो h मीटर है। तो अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है वो उसको अप्लाई करो। तो फर्स्ट का क्या होता है, फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी है तो u रहेगा, प्लस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, -g है, -g, और t तो t ही है, तो बराबर क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू u माइनस GT। अगर इस -GT को इधर भेज दो तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी GT बराबर u, u इज इक्वल टू GT से कर सकते हो। हालांकि देखो अभी करना नहीं है तुम्हें, इसको क्या करो, ये नहीं लेगे तो मैक्सिमम हाइट में काम आएगा, इसको ऐसे नहीं, इसको सीधे ही लिख दो, v इज इक्वल टू u माइनस GT, ये लिखो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया फाइनल पोजीशन। अगर कहेगा यहाँ पर 3 सेकंड के बाद उसका स्पीड निकालने के, तब कैसे निकालोगे, इसलिए हम अभी उसको रहने देते हैं, यही लिखना, v इज इक्वल टू u माइनस GT। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है,
निगेटिव है इसलिए निगेटिव होगा। दूसरा क्या होगा इक्वेशन, दूसरा पढ़े हुए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड, यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड क्या है, h है, तो s के जगह क्या लिख देंगे h, u के जगह u लिखेंगे, t के जगह t लिखेंगे, प्लस हाफ a की जगह माइनस g लिखेंगे और टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये h इज इक्वल टू, दिखाई पड़ रहा ना, हाँ, h इज इक्वल टू u, देखो माइनस प्लस माइनस होएगा g, सॉरी हाफ g टी स्क्वायर, ये हो गया दूसरा फार्मूला। किसी भी, ये तो मैक्सिमम हो गया जब म्यूच पहुंच जाएगा, लेकिन अगर बीच में कहेगा कि अब अगर बोल दो यहाँ इस पोजीशन पर उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्पीड क्या होगा और कितना ये हाइट गेन करेगी, तब क्या करोगे, तो यही फार्मूला निकल। अब देखो 2 लिख लिया है, तीसरा है बच गया, अब इसको मिटा देता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर तो v स्क्वायर ही होगा, v स्क्वायर, यू स्क्वायर भी यू स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस डिस्टेंस कवर्ड, जो भी होगा h होगा। क्या हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2gh। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये तो ये हो गया, इतने इक्वेशन हो गए। अब देखो, अब यहाँ पर समझो, ये ऑब्जेक्ट को जब हम वर्टिकली फेंकेंगे, प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और कुछ देर के बाद रुक जाएगा, फिर नीचे आना शुरू होगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगेगा टू गेन मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गेन मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, यानी सॉरी टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ से ऊपर गई, फिर ऊपर से नीचे भी तो आएगी फ्री फॉल के अनुसार, तो टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। तो यहाँ पर 2 हो गया, ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से वापस आ जाएगी। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों हमेशा बराबर होता है, तो इसको कहते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले हम टाइम ऑफ डिसेंट लिख लेते हैं, उसके बाद टाइम ऑफ असेंट, ASCENT, टाइम टेकन बाय द बॉडी, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच इट्स maximum height is called time of ascent। ठीक है, टाइम ऑफ असेंट को देखो, टी से टाइम, ए से छोटा से ए लिख दोगे तो असेंट हो जाएगा, है ना। तो जो टाइम ऑफ एसेंट होता है वो टाइम ऑफ जो टाइम ऑफ एसेंट होगा क्या, वो जो टाइम ऑफ डिसेंट होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, एक ग्राउंड,
यहाँ से हम जिस वेलोसिटी से उसको फेंकते हैं ऊपर और नीचे आएगा, उसी वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकराता है, स्ट्राइक करता है। इसका मतलब टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, दोनों बराबर होता है। यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर होता है। तो अभी हमने क्या बताया था, टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू v बाई जी। तो टाइम ऑफ डिसेंट असेंट क्या हो जाएगा, u बाई जी, दोनों बराबर होता है ना। तो इसलिए क्या हो गया, इन दोनों के अभी देखा कि नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना, यानी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में जो टाइम और यहाँ से नीचे ग्राउंड पर अगेन पहुँचने में टाइम, दोनों हमेशा बराबर होगा। अगर ये 5 सेकंड है तो ये भी 5 सेकंड होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 5 + 5 बराबर 10 सेकंड। तो इस तरह से कहते हैं, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जितना टाइम कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में रही वह टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो टाइम ऑफ असेंट देख लिया, ये टाइम ऑफ असेंट u बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट क्या पढ़ा था ये, तो टाइम ऑफ फ्लाइट t देखिए स्मॉल f कर दो, छोटा सा साथ में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्या होगा u + g, u बाई जी बटे v बाई जी। सिंस u = v अभी देखा ही है, क्या हो जाएगा, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। ये हो गया न्यू फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। FLIGHT, टाइम ऑफ फ्लाइट, TF क्या हो गया, 2u बाई जी। जितना देर हवा में रहती है ऑब्जेक्ट वह टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो हाँ। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम कभी कभी क्या होता है, तुम्हें क्या, जैसे कहेगा कि कोई मीनार पर खड़ा है एक और ये हो गया अर्थ सरफेस, कहेगा कोई मीनार पर खड़ा है और यहाँ से कोई वर्टिकली ऑब्जेक्ट फेंका, कोई जैसे कह दिया गया कि 35 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट गेन करके जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो यहाँ तक तो क्या होगा, जो टाइम यहाँ है वही टाइम लगेगा, लेकिन ये तो यहाँ रुकती है नहीं है ना, ये तो नीचे आ जाती है ना। तो यहाँ से यहाँ जो एक्स्ट्रा टाइम हुआ उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना है। तब पूछेगा टाइम ऑफ, इसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, ये सब। तो टाइम कितनी देर के बाद ग्राउंड पर पहुँचे, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, चलिए इसको छोड़ो। ये अब देखो, मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूँ और स्क्रीन पर आता है न्यूमेरिकल, और उस न्यूमेरिकल को नोट कर लेना और बनाने की कोशिश करना, और फिर उसको मैं बताऊंगा क्योंकि टाइम हो चुका है। तो इसलिए अभी वेट करो 2 सेकंड, मैं लोड कर रहा हूँ स्क्रीन पर। हाँ, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें 7 प्रॉब्लम है। तुम बनाने की कोशिश करना
टोटल 7 क्वेश्चन मैंने बहुत इजी ये फॉर्मूला पर बन जाएगा, इसलिए ये मैं दे दिया हूँ, इसको बनाओ। और नहीं बनेगा तो फिर मैं अटेम्प्ट करूँगा। एक 7 टोटल 7 ऐसे लास्ट में जो 7 क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन है। स्टोन इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, ठीक है। पॉज करके वीडियो को पॉज करके क्या क्वेश्चन नोट कर लेना इसको और बनाओ। पहले जो मैं बताया हूँ आज का नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, डिफ़िकल्ट तो है थोड़ा सा तुम लोगों के लिए, लेकिन जानना तो ज़रूरी है ना। इसको पढ़ो, जो मैंने नोट लिखाया है इसको 2-3 बार पढ़ो। समझ में नहीं आता है तो वीडियो को देखना, यह यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा। मैंने इसको जूम पर नहीं किया है। हाँ, आगे का क्लास जूम से ही पर ही ले लूँगा, क्योंकि आज मैं सोचा कि चलो कुछ बच्चों को दे दिया था। तो ठीक है, ओके बच्चों, अपना प्रॉब्लम बनाओ और अगर चाहो तो जूम पर क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जय हिंद, जय भारत। और कल दीपावली मनाई थी तुम लोगों ने। राम जन्मभूमि के 500 साल के बाद श्री रामचंद्र भगवान जी का क्या हुआ, भूमि पूजन हुआ था।